हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 3। आज हम इस लेक्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम होगा कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कूलाम के नियम पर सवाल पूछे जाते हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एराइज होता है बोर्ड के एग्जाम में। और इस तरह से देखा जाएगा कि कूलाम के नियम का जितना भी क्वेश्चन होता है, जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाए। तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम को परिभाषित करेंगे, इसके फार्मूले देंगे और इससे रिलेटेड जितने बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, नोट्स खुद अपना बनाते रहें, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अपना नोट्स बेस्ट नोट होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो ये प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑलवेज के लिए प्रेस करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर शुरू करते हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से पहले एक और टॉपिक होता है जिसको कहते हैं मूल आवेश। थोड़ा हम मूल आवेश पर चर्चा कर दें, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। उसके बाद हम कूलाम के नियम पर चर्चा करते हैं। मूल आवेश को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश मतलब फंडामेंटल चार्ज। क्या होता है मूल आवेश? ये बड़े बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इससे, इस टॉपिक पर। इस टॉपिक को जानने के लिए केवल 3 बात जाने और ये मूल आवेश खत्म। मात्र 3 बात। 3 बात क्या है मूल आवेश से संबंधित, इन्हीं 3 बातों को जान लें और मूल आवेश की हेडिंग को वहीं पर क्लोज कर दें। जिसमें फर्स्ट बात यह है, द स्मॉलेस्ट चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist on any substances are known as fundamental charge। बस ये फर्स्ट पॉइंट है मूल आवेश का या फंडामेंटल चार्ज का। क्या? द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन एनी सब्सटेंस आर नोन एज फंडामेंटल चार्ज। मतलब वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी वस्तु पर स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है, ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी परमाणु अथवा वस्तु पर पाया जा सकता है, उसे मूल आवेश कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट रहा मूल आवेश का। दूसरी पॉइंट क्या है, थोड़ा इसको जान लें। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं। दूसरे पॉइंट में ये कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹
कूलाम का ऋण आवेश होता है, आवेश होता है, आवेश होता है जो कि सबसे छोटा आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है जो कि सबसे छोटा आवेश होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश ही मूल आवेश होता है, मूल आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश ही मूल आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश पाया जाएगा वही आवेश क्या हो जाएगा, मूल आवेश हो जाएगा। तो ये दूसरी बात रहा। और थर्ड बात एक और जान लें, बस थर्ड बात के बाद ये मूल आवेश की कहानी इसी पर समाप्त होगी। थर्ड बात ये जानते हैं, यदि किसी वस्तु में या किसी वस्तु पर सामान्य से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो हमको पहले से पता है कि किसी भी वस्तु पर अथवा किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धन आवेश उत्पन्न होता है, ऐसा बताया जा चुका है पहले। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यदि किसी वस्तु पर सामान्य से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश और एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी वस्तु पर सामान्य से एक इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश और एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर अधिकता है लिख सकते हैं, अधिकता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है, हम यहां पर लिख देते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेश किसी वस्तु पर आवेश का मान जो होगा वह वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा अधिकता गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 जो कि E के बराबर है, E का आवेश ये होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं आवेश को Q और वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा अधिकता को N और E पर आवेश E से Q N E। आवेश बराबर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा अधिकता गुणे E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
बस ये मूल आवेश की कहानी है। हम इस पर एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर नोट्स बनाना हो तो इस वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे। खुद का नोट्स बनाना बेहतर माना जाता है। तो मूल आवेश की कहानी यहीं तक। थोड़ा इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल आवेश पर। क्वेश्चन है, यदि किसी धातु के गोले पर सामान्य से 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो गोले पर उत्पन्न आवेश का मान क्या होगा। गोले पर उत्पन्न आवेश का मान क्या होगा। तो पूछा गया है आवेश Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो N बराबर होता है वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या में हुई कमी। तो N इक्वल टू हो गया 5 और Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो Q इक्वल टू होता है NE। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। सो आवेश बन गया 100 × 5 80, 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कूलम अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋण आवेश, कूलम का ऋण आवेश, ऋण आवेश, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा उसको भी देख लें, उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम होगा कूलम का नियम। इस कूलम के नियम को बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे जिससे बोर्ड का क्वेश्चन भी कवर हो और मेडिकल नीट और जेई का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी कवर हो जाए। इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग कूलम का नियम। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार पर 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न है तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा अधिकता का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार पर इतना कूलम 16 × 10 के घात माइनस 19 कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न है तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा अधिकता का मान क्या होगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी अथवा अधिकता होगी यदि इतने कूलम का ऋण आवेश उत्पन्न है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है तो कमी तो होगा नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा, अधिकता ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश को लेकर आता है और इलेक्ट्रॉन की कमी
धन आवेश को दे करके जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व। पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी, मतलब n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और Q इक्वल टू दे रखा है 16 इंटू 10 पावर माइनस 19, 16 इंटू 10 पावर माइनस 19, और फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE। सो 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो n इक्वल टू हो गया 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये पॉइंट हटा तो 160 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन 16 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये कैंसिल आउट हो गया और ये 10 हो गया, मतलब n इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से मूल आवेश और मूल आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसका नाम होगा कूलाम का नियम। तो चलिए कूलाम के नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम मतलब COULOMB, कूलाम्स लॉ। ये कूलाम लॉ क्या है भाई, क्या जरूरत पड़ी इसकी, क्यों इसको लाया गया कूलाम के द्वारा, इस लॉ को जरूरत क्या था, इसको थोड़ा जान ले हम लोग। हम लोगों को पहले से पता है कि धन और धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, ऋण और ऋण आवेश के बीच भी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। लेकिन एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो तो इनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये सारे बल वैद्युत बल होते हैं, वैद्युत बल होते हैं, वैद्युत बल होते हैं। ये सभी बल क्या होते हैं, वैद्युत बल होते हैं। हम आवेश को देख करके ये जरूर बता सकते हैं कि इसमें लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण होगा। लेकिन ये बात नहीं बताया जा सकता कि यदि आवेश यहाँ पर कुछ कूलाम का है और यहाँ पर कुछ कूलाम का है और इनके बीच कुछ दूरी है तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान क्या होगा, वैद्युत बल का मान क्या होगा। हम इतना बता सकते हैं कि आवेशों के बीच वैद्युत बल लगता है, ये बात बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और ये भी बता सकते हैं कि विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता है कि दो आवेश अगर इतनी दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच वैद्युत बल जो लगेगा उस बल का मान क्या होगा, तब तक नहीं बता सकते थे जब तक ये कूलाम लॉ आया नहीं था, कूलाम का नियम आया नहीं था। तो इससे बात से स्पष्ट हो चुका है कूलाम का नियम किस बात को बताने के लिए आया था, कूलाम का नियम किस बात को बताने के लिए आया था। कूलाम का नियम पहली बात तो ये कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बलों के मान की गणना करने का एक नियम है। कूलाम का नियम क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बलों के मान की गणना का एक नियम है। इसी नियम के सहायता से हम आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करते हैं आसानी से। अब चलते हैं आखिर कूलाम का नियम है क्या, इस पर चलते हैं। कूलाम का नियम है क्या, तो कूलाम का नियम तो ये बताता है वैद्युत बलों के मानों की गणना करने का एक नियम होता है, और बताता देखिए क्या है। मान लेते हैं कि ये कूलाम का नियम, ये प्लस Q1 आवेश है और ये भी Q2 आवेश है जो कि धनात्मक है, और
Q1 और ये Q2 दोनों धनात्मक हैं, तो इसका और मान लेते हैं कि इनके मध्य बिंदु से और इनके मध्य बिंदु से जो दूरी है वो r है। इनके मध्य बिंदु और इनके मध्य बिंदु से दूरी क्या है? r है। सेपरेशन है, अलगाव है, जो वो r दूरी का अलगाव है। तो हमें पता है कि इसका आवेश क्या है? समान है। तो बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन किस पर लगाएगा? ऐसा नहीं है कि केवल ये इसको ढकेलेगा, ये भी क्लियर है कि ये इसको भी ढकेलेगा। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसके द्वारा इस पर लगाया जाएगा बल F21 कहते हैं। F21 क्यों कहते हैं? 2 पर बल जो है 2 पर लगा और किसके द्वारा? 1 के द्वारा। फोर्स ऑन 2 बाई 1, फोर्स ऑन 2 बाई 1। और वेक्टर रूप में होता है बल, तो हम इसे सदिश का एक निशान दे देते हैं, चिन्ह देते हैं, जो एरो के रूप में दिया जाता है। अच्छा, ये बल इस पर लगाएगा इस दिशा में, इसका मान होगा F12 और इसे भी हम सदिश के रूप में लिखते हैं इस तरह से। मतलब इस आवेश पर लगने वाला बल F12 फोर्स ऑन 1 बाई 2 एंड फोर्स ऑन 2 बाई 1, यह इसको ढकेलेगा, वह इसको ढकेलेगा, और दोनों समान बल से ढकेलेंगे। बलों के मान समान होंगे। और हाँ, बल के लगने की जो क्रिया रेखा होगी वो इनके दोनों आवेशों के केंद्र के मिलाने वाली रेखा के एलांग होगा। ये दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। बल क्या होता है? वैद्युत बल का मान क्या होता है? दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये कूलॉम ने बताया, ये फर्स्ट बात बताया, ठीक है। इन्होंने बताया क्या? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सदिश रूप में देखा जाए दोनों बलों का मान इक्वल होगा, लेकिन दोनों बलों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगा। और विपरीत होने के कारण क्या हो गया? ये प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये बताया इन्होंने कि दोनों बलों वैद्युत बल दोनों आवेशों के केंद्रों वैद्युत बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। रेखा के अनुदिश होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये बल Q1 इसको इस दिशा में ढकेल दे या Q2 इसको उस दिशा में ढकेल दे, ऐसा नहीं। जब भी लगेगा तो एक रेखा के अनुदिश लगेगा। अगली बात देखिए इन्होंने क्या बताया। तीसरी बात इन्होंने बताया, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताया इन्होंने। कैसा एक्सपेरिमेंट किया? ये आवेश लेते हैं 2 कूलॉम का और यहाँ पर आवेश लेते हैं 2 कूलॉम का, और दोनों को की दूरी में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। कुछ यहाँ पर बल इन्होंने फाइंड कर लिया। फिर क्या किए? आवेश का मान बढ़ा दिए, यहाँ 3 कर दिए, इसको भी 3 कर दिए, तो बल का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किए, आवेश के मान को बदल बदल करके एक्सपेरिमेंट किए कि बल का मान किस तरह से परिवर्तित होता है। दूरी को नियत रखें तो पता चलता है। इस प्रयोग से एक इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत बल Fe से नोट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश के मान बदलने पर उनका बल भी बदल जाता है। और तीसरी बात हो गया। चौथी बात उन्होंने क्या बताया? देखिए, चौथी बातों में उन्होंने आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया। Q1 Q2 में कोई परिवर्तन नहीं किया, बस अभी R रखा था दूरी को,
अब दूरी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, r डैश कर दिया। आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल दूरी बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि दूरी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और बल के मान में बहुत अधिक कमी आ रहा है। अर्थात उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो वैद्युत बल होता है, ये वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दूरी थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान अधिक घट जाता है। इस प्रकार से ये बातें निर्भर करता है। और ये बात और बता दी है उन्होंने, पांचवी बात उन्होंने बताया। पांचवी बात में क्या इन दोनों को, पांचवी बात में ये बताया कि जो वैद्युत बल होता है आवेशों के बीच, वैद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच वैद्युत बल उनके मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। तो वैद्युत बल का मान उनके मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। यदि माध्यम, अच्छा, इन सब को एक साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है क्या, F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और आप आगे हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो मिला क्या, F समानुपाते Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समानुपाते का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक आ जाता है K, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये क्या है K, ये जो है माध्यम, इनके बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। यदि माध्यम एयर हो, वायु हो अथवा निर्वात हो तो K का मान 9 × 10⁹ होता है। K का मान 9 × 10⁹ होता है। इसे याद करना पड़ता है इस वैल्यू को। जब माध्यम जो होता है वायु अथवा निर्वात हो तो K का मान इतना होता है। लेकिन यही माध्यम बदल जाए, मतलब आवेश को हम वायु में रखे हैं Q1 और Q2 को, तब ये मान रखेंगे K की जगह पर। अगर यही आवेश कहाँ पर रख दिया गया, जल में, तो K का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी वायु के लिए हम पढ़ते हैं और वायु के लिए पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। हम इसका माध्यम बदल करके हम देखेंगे। इस प्रकार से एक फार्मूला बन जाता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फाइनल फार्मूला होता है और इस पर लिख देते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। K का मात्रक भी हो सकता है। K का मात्रक क्या हो सकता है, देखिए FR एक तरफ चला जाएगा, Q1 Q2 उसके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख लें, K = बनेगा FR स्क्वायर अपान Q1 Q2। F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक कूलाम और कूलाम, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो कूलाम का नियम इस तरह से आगे बढ़ता है और हम यहाँ पर जाते हैं और इस फार्मूले से कूलाम पर जितने सवाल पूछे जाते हैं, तरह तरह के कूलाम के सवाल हम सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात जान लें, ये आवेश और आवेशों के बीच की दूरी और बल का मान कैसे निर्भर करता है, ये ग्राफ से देख लें। दूरी को बढ़ाते हैं, दूरी देखिए बढ़ रहा है, बल भी घट रहा है
और एक बार ऐसा आया कि दूरी थोड़ा बढ़ाएं और बल बहुत ज़्यादा घट गया। कुछ ग्राफ इस तरह का मिलता है। इनके वैद्युत बल और इनके आवेशों के बीच की दूरी के बीच अगर ग्राफ प्लाट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। इस तरह का ग्राफ मिलता है। क्यों? क्योंकि F समानुपाती 1/r² है। F समानुपाती 1/r² है। तो कूलाम का नियम जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये कहता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसे बोलते हैं। कूलाम का नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। हाँ, एक चीज और देख सकते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण क्यों करते हैं? क्योंकि बल जो है सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। तो थोड़ा हम सदिश निरूपण भी इसको देख लें, इसका चर्चा कर लें। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये सारे पॉइंट्स अपने खुद वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। बेहतर होगा कि अपना नोट्स खुद बनाएं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण देखिए क्या होता है, थोड़ा सा किसे समझना पड़ेगा। यह है Q1 और ये हम मान लेते हैं Q2 और इनके बीच की दूरी जो होता है माड r है। माड r है, माड r मानते हैं क्योंकि अब सदिश रूप में हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ इनके बीच की दूरी का सदिश नहीं, उसके परिणामी मान को लिख दिया हम। परिणामी मान होता है माड, माड का मतलब परिणामी मान। इसके द्वारा इस पर एक बल लगाया जा रहा है F21, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। इसके द्वारा इस पर एक बल लगाया जा रहा है, इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है, जिसे हम कहेंगे फोर्स 1/2, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। अब इस बल का मान हम लिखना चाहें, इस बल का मान लिखना चाहें तो देखिए क्या होता है। इस बल का मान लिखना चाहें, अच्छा, इनको इनका सदिश रूप में देखें, सदिश रूप में देखें तो कहते हैं कि इधर से इधर चले, इधर से इधर चले तो I2 माइनस R1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और इधर से इधर चले तो हो जाएगा R1 माइनस I2 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इधर से इधर चले तो फाइनल माइनस इनिशियल। इस तरह से R का वैल्यू होता है। अब हम वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं, देखिए इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन माड R, माड वेक्टर R, ये नोट कर लेते हैं। अच्छा, माड लिखते हैं तब तो ये स्केलर फॉर्म में हो गया, अदिश रूप में, जबकि हमें चाहिए क्या? सदिश रूप में। सदिश रूप में क्या होता है? ये केवल परिणामी है, ये केवल परिणामी है, R का परिणामी है, इसके साथ दिशा इंक्लूड नहीं है, इसके साथ दिशा इंक्लूड नहीं है, क्योंकि परिणामी लिख दिए तो दिशा इंक्लूड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सदिश रूप देने जा रहे हैं। तो दिशा इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर कोई एकांक वेक्टर लगाते हैं। क्या करते हैं? एकांक वेक्टर से गुणा कर देते हैं। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर से गुणा कर दें तो एकांक वेक्टर की वैल्यू 1 और उस वेक्टर की दिशा ही इसकी पूरी की दिशा बन जाती है। तो एकांक वेक्टर जो है इस दिशा में F21 लिख देते हैं। F21 इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इस दिशा में F21 के लिए एकांक वेक्टर का मान हो जाएगा I2 माइनस R1। क्या हो जाएगा? I2 माइनस R1। तो हो जाएगा F21 बराबर K Q1 Q2 पान माड R, और ये हो जाएगा एकांक वेक्टर I2 माइनस R1
और ऊपर हम माड लगा देते हैं, ऊपर हम माड लगा देते हैं। ये हो गया F21। लेकिन हाँ, एक बात और जानते हैं कि अगर हम माड ए को जानना चाहें, नहीं, एकांक यूनिट वेक्टर ए को जानना चाहें, तो इसका मतलब होता है माड ए अपान वेक्टर ए, माड ए अपान वेक्टर ए, यही होता है इसका यूनिट वेक्टर। ये माड ए अपान कितना होता है। इसका मतलब है कि इसका इस एकांक वेक्टर का मान हो जाएगा, देखिए I2 माइनस R1 कैप इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस R1 का माड अपान I2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान माड R इंटू I2 माइनस R1 का माड अपान I2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, I2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, I2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखें, ये I2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माड R के ही बराबर है, अर्थात इस माड R को भी हम ऐसा लिख सकते हैं F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान I2 माइनस R1, ये स्क्वायर होना चाहिए था, हम मिस कर गए, स्क्वायर होता है का स्क्वायर। और एक और है यहाँ पर, और ये है I2 माइनस R1, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पावर 1 हो गया, और यहाँ R2 माइनस R1 माड हो गया। इस प्रकार से हमें मिल गया क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा करके, F21 इक्वल टू होगा K Q1 Q2 अपान I2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ ऊपर बन गया I2 माइनस R1 का क्या माड बन गया, I2 माइनस R1 का माड बन गया। ये हो गया सदिश निरूपण। अब कहेंगे कि यार ये तो नीचे क्यूब हो गया, होना चाहिए था स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ऊपर उतनी ही वैल्यू पड़ा हुआ है। ये एकांक वेक्टर, ये सदिश निरूपण हो गया, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण हो गया। इसी प्रकार इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं F12 तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपान, बस अंतर हो जाएगा R1 माइनस I2 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R1 माइनस I2 का माड यहाँ गुणे हो जाएगा। बस ये हो गया सदिश निरूपण, किसका, कूलॉम के नियम का। फिर से एक बार देख लें सदिश निरूपण को। वैसे कभी कभी ये पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो यही सदिश निरूपण होगा। बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन हमें फार्मूला केवल यही याद करना है सवाल के लिए कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब K इक्वल टू होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बाकायदे करेंगे, क्या होता है एप्सिलॉन 0, क्या होता है यूनिट, इन सब की बातें, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन। लेकिन हाँ, एक बात जरूर देख लें, फिर से रिवीजन कर देते हैं। मान लेते हैं कि दो आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी R है, जिसका हम माड ले लिए, माड R ले लिए। इस माड की वैल्यू जब इधर से इधर चलेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, और इधर से इधर चलेंगे तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, ये ए इनिशियल हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। इस पर जब बल निकालेंगे तो इसको लेंगे, तो यहाँ देखिए F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान माड R स्क्वायर। और माड R स्क्वायर का मतलब हो गया, ये केवल मान बता रहा है, दिशा नहीं, इसलिए यहाँ एकांक वेक्टर से गुणा करना पड़ेगा, पूरे एकांक वेक्टर। अच्छा, इस दिशा में एकांक वेक्टर ये है, एकांक वेक्टर यही लिया जा सकता है और कोई नहीं लिया जा सकता है, बस इस पर कैप लगा देंगे तो एकांक वेक्टर हो जाता है। तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान माड R का स्क्वायर इंटू I2 माइनस R1 कैप, ये एकांक वेक्टर हो गया। हाँ, लेकिन एक बात जानते हैं, एकांक वेक्टर के लिए हम जानते हैं क्या,
I2 माइनस R1 का माड बटे वेक्टर I2 माइनस वेक्टर R1। ऐसा करने पर ये माड मिलता है, तो इसका हम गुणा कर लेते हैं, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जानते हैं, I2 माइनस R1 ये माड R के बराबर है, इसका मतलब माड R बराबर I2 माइनस R1, माड R का स्क्वायर बराबर I2 माइनस R1 का स्क्वायर, और ये दोनों मिल जाते हैं तो क्यूब बन जाता है, यहाँ पर क्यूब लग जाएगा और ये ऊपर बचा रहेगा, यही वेक्टर निरूपण होगा कूलाम के नियम का। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अगले दिन जो है, अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए बाय बाय।